आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। आए दिन प्रदेश में तेज रफ्तार या कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाएं होती रहती। ऐसा ही एक सड़क हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सामने आया है। दरअसल मामला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तालग्राम थाना क्षेत्र के मछैया गांव का, जहां दिल्ली से बारात लेकर लौट रही एक बस अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते भीषण सड़क दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 11 लोग भी घायल हो गए। हादसे के बाद यूपीडा कर्मियों ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो आगरा से एक खबर बता रहे जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर ये सामने आ रही है और आपको बता दें कि इस हादसे में 11 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत अभी भी गंभीर है। और हादसे के बाद यूपीडा कर्मियों ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो ये बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर भीषण सड़क दुर्घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से बारात लेकर लौट रही एक बस अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक में घुस गई, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा अपडेट सामने आ रहा है। जी, आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो कि बस में बाराती जा रहे थे, जी वहीं वहीं आगे से डंपर ने बस को मारी टक्कर। उसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जी। पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस कर्मियों ने उन घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है जी और उनकी शिक्षा नाजुक पड़ी है अभी। जी प्रवीण, जो लोग 11 लोग बताए जा रहे हैं कि जो घायल हो चुके हैं, किस तरह की स्थिति है अभी उनकी? वो तो मौके पर ही खत्म हो गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ और 11 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला था। कार्यकर्ता चुनाव के शंखनाद के बाद मैदान में उतरकर जीत के लिए जोर आजमाइश करने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही पार्टी ने प्रत्याशी का नाम घोषित किया, कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई और उन पर आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज कटरा चौकी के कटैनी गांव में सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया और सपा प्रत्याशी पूजा पाल का पुतला भी फूका गया। हालांकि एसडीएम और सीओ चयायल को पुतला फूकने की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए सुबह से ही प्रशासन चौराहे पर पूरी तरह से मुस्तैद थी। वहीं सपा प्रत्याशी के पद के लिए कार्यकर्ताओं में किसी शक्तिशाली नाम की उम्मीद थी, जो बात विधानसभा तक पहुंचा सके। हमने पूजा पाल जी का पुतला फूका। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो टिकट वितरण है उनसे उस पर हम विरोध में हैं, क्योंकि जो हमारे बीच में 15 से 20 साल में चायल के प्रत्याशी के रूप में जो हमारे घर के हर कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के हर चीज में आ रहे हैं, हमारे बीच के हैं, उनका न टिकट देके बाहरी को दे दिया और वो भी हमारे क्षेत्र में आज तक एक दिन भी नहीं आई। और हमारे बीच के जो हमारे बीच के नेता हैं, वो हमारे घर पिछले 15 से 20 साल से आ रहे हैं। और इस नेतृत्व से हम ये कहना चाहते हैं कि जो टिकट उन्होंने वितरण किया उस पर पुनः विचार करें, क्योंकि जो 15-20 साल से खून पसीना सींच के यहाँ पास बूथ 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 सेक्टर सब चीज मजबूत किया। वहीं अगली खबर संभल से है, जहां गुन्नौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की है। राम खिलाड़ी सिंह को गुन्नौर से सपा प्रत्याशी घोषित किया गया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है और इनमें से एक में वह दोष मुक्त हो चुके हैं और एक मुकदमा समाप्त भी हो चुका है, लेकिन 9 मुकदमे अभी तक लंबित बताए जा रहे हैं। राम खिलाड़ी सिंह व उनकी पत्नी के नाम पर करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति। साथ ही बता दें कि सपा प्रत्याशी की पत्नी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली घोषणा
गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की हुई। वहीं संभल दौरे पर प्रदेश डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का संभल दौरा आज संभल जाएंगे डिप्टी सीएम और वहां पर डोर टू डोर जाकर वोट मांगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मतदाताओं से डिप्टी सीएम का संवाद लगातार चल रहा है और घर घर जाकर वो वहां पर जनसंपर्क भी करेंगे। संभल कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए डिप्टी सीएम रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज अलीगढ़ के अतरौली पहुंचे और इस दौरान डिप्टी सीएम ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही जनता को संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री, अलीगढ़ सांसद, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मिश्रिक के बिस्वा तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक ने तेलियानी गांव में प्राथमिक विद्यालय के पीछे रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा था। साथ ही नाली के पानी को रोककर पशुओं के लिए खूंटे गाड़े थे, जिसे मौके पर पहुंचकर नायब तहसीलदार, कानूनगो समेत राजस्व अधिकारियों ने खाली करने का निर्देश दिया। और इस मौके पर राजस्व अधिकारियों के कड़े तेवर देखकर आरोपी ने खुद कब्जा छोड़ दिया। लेकिन अभी भी अवैध कब्जे के खिलाफ राजस्व निरीक्षक पर जिला प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। वहीं राजस्व निरीक्षक पहले से अपनी जिद पर अड़ा था। पहले कई बार राजस्व अधिकारियों ने रास्ते से अवैध कब्जे को हटाने को कहा था, लेकिन वह मान नहीं रहा था। 4 बार राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर कहने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला था। वहीं इस बार नायब तहसीलदार ने खुद मौके पर पहुंचने के बाद कब्जा हटाया जा सका। रास्ता खाली होने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को धन्यवाद भी दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर है, जिनके चलते प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जालौन पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही है और इस अभियान में सफलताएं मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज फिर से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान डकोर थाना पुलिस और एसओटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 55 लाख रुपए बरामद किए गए। इतनी बड़ी रकम के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर तत्काल उच्च अधिकारियों और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी और उसमें से बरामद की गई रकम को जब्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज थाना डकोर में एसएसटी टीम के साथ ज्वाइंट पुलिस की टीम के द्वारा ज्वाइंट चेकिंग करते समय अक्षत अग्रवाल नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार से कुल 55 लाख रुपए बरामद किए गए हैं कैश, जिसके बरामदगी के बाद इनकम टैक्स की टीम को सूचना दी गई और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम वहां पे पहुंची और उन्होंने उस कैश को सीज किया है और धारा 132 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ उन्होंने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की है और इस तरह से थाना डकोर की टीम ने जनपद वहीं देपालपुर के प्रमुख मार्ग तहसील रोड पर एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। नगर के मेन रोड पर किराने की दुकान संचालित करने वाली महिला की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से गला काटकर हत्या कर दी। हालांकि वारदात कब हुई ये पता नहीं चल पाया। शाम को जब महिला का पति घर पहुंचा तब घटना का पता चला। महिला का पति जब घर आया तब घर की लाइट बंद थी। घर की लाइट चालू की तो अलमारी खुली पड़ी थी और महिला जमीन पर पड़ी मिली। तब व्यक्ति ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। जब महिला के मुंह से शॉल हटाई गई तब सामने आया कि महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वहीं मामले की जांच के लिए एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। ये प्रथम दृष्टि हत्या और कहीं ना कहीं कुछ सामान लेके गए ऐसा मामला है। हम लोगों की टीम उसमें कार्य कर रही है, निश्चित रूप से हम पता लगा। सर अभी क्या देखने को मिला, आपने निरीक्षण किया, क्या जायजा लिया? प्रथम दृष्टि में हत्या की है और उनका कुछ सामान भी मिसिंग है, उसी आधार पर हम आगे। चाय को
गरीब मजदूर सरकारी अस्पताल में दवा के लिए चक्कर लगाते रहते हैं और दवा में असर नहीं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को संभल के पवासा ब्लॉक के गोविंदपुर गांव के खेत में भारी तादाद में सरकारी दवाइयां पड़ी, जिसकी सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान पति मौके पर पहुंचे और दवाइयां फेंकने वाले की जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन किसी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वही सूचना मिलते ही सीएचसी टीम फौरन एक्शन में आ गई और घटना स्थल पर पहुंचकर सभी दवाओं को अपने साथ ले गई। सर ये देखिए, इतनी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि आदमी जो है सड़कों पे मर रहा है दवाई के खातिर और उसे दवाई नहीं मिल पा रही, और ये यहाँ पर रोडों पर डाल दी जा रही है और बिल्कुल एक्सपायर दवाई नहीं है कुछ भी। अभी 2023 अप्रैल 2023 तक की दवाई है एक्सपायर, और इतनी लापरवाही बरती गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आशाओं के लिए जो मुहैया कराई गई है उन आशाओं पर बिल्कुल किसी तरीके की कोई सख्ती नहीं बरती गई है। इस तरीके से लापरवाही करके जो है रोडों पर डाल दी जाती है। अगर एक्सपायर दवा भी है तो उसे भी दबाने के आदेश है गवर्नमेंट के, जिससे बीमारी ना फैले, और इस तरीके से ये डाल दी गई रोड पर, इससे पूरा गांव बीमार हो जाता हमारा जी। तो उसका दोषी जो है जो भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा जो है हमारा ये स्वास्थ्य विभाग दे, ये मैं उनसे मांग करता हूँ। भारी तादाद में गांव में दवाइयां दिखाई दी हैं, इसमें क्या कहना है आपका? इस पे कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा कोई जानकारी है दवाएं किसको दी गई थी? ये आशाओं को डिस्ट्रीब्यूट होती है। वहीं 5 विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जंग छेड़ दी है। इसी क्रम में बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। मतलब बीजेपी अब जनता को लुभाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे में अमित शाह, योगी के अलावा बाकी नेता बीजेपी को सत्ता में लाने की इस दौड़ में कौन से हथकंडे अपना रही है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस और आम जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जंग छेड़ दी है। इसी क्रम में बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। वहीं कल यानी कि 30 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी देश में वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह आज सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा रुद्रनाथ मंदिर पहुंचे थे। यहां दर्शन के बाद उन्होंने तकरीबन 11:40 पर बाजार रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार किया। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने लोगों को इस दौरान पर्चे भी बांटे। बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते शुक्रवार को शाहजहांपुर, रायबरेली में चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी सपा और उसके प्रमुख पर कई हमले किए। उत्तर प्रदेश के बरेली में चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-47 से हमला हुआ था। उसमें 7 जवान सहित एक रिक्शा वाला मारा गया था। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ पाया गया था। शहाबुद्दीन और उसके साथी गिरफ्तार हुए थे और 15 केस उन पर लगाए गए थे। बतौर मुख्यमंत्री आतंकवादियों के केस को ड्रॉप करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? इस प्रचार के दौरान कल नड्डा 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचे थे। दोपहर तकरीबन 12:15 बजे उन्होंने बीजेपी कार्यालय रेती रोड शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद नड्डा ने दोपहर 1:30 बजे शाहजहांपुर में गांधी सभागार
टाउन हॉल में प्रभारी मतदाताओं के साथ बातचीत की और दोपहर तकरीबन 2:30 बजे शाहजहांपुर के सदर बाजार में घर घर जनसंपर्क किया। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीखें निकट आते ही मेरठ जिले में दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ का दौरा किया। इस दौरान जहां सीएम ने मेरठ में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को परखा, वहीं दूसरी तरफ कंकरखेड़ा क्षेत्र में दलित बस्ती में जनसंवाद करते हुए सभी लोगों से घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार ही दोपहर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरठ पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम योगी ने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड सहित तमाम अन्य विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जानकारी जुटाते हुए उन्हें इसमें और सुधार के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर उपचार देने जाने और जरूरत पड़ने पर समय रहते भर्ती किए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। एक तरफ जहां बीजेपी घर घर जाकर प्रचार करने में जुटी है, वहीं शुक्रवार को अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा में किए वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में अच्छी सरकार होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। और अखिलेश जी के साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने ट्वीट भी किया है। खैर, हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।